नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। हमारी कल की क्लास जो थी वो समाज पर चल रही थी। समाज के विषय में हमने चर्चा की थी और समाज के 3 भेद बता दिए थे। उनके बारे में विस्तार से चर्चा हो गई थी। बचे हुए 3 भेद आज हम बताएंगे। कौन-कौन से बता दिए थे? सबसे पहले हमने अव्ययी भाव बताया था, बहुब्रीहि बताया था और तत्पुरुष बताया था। आज चलिए सीधे टॉपिक पे ही चलते हैं हम। आज हम इसके आगे बढ़ते हुए चौथा नंबर का समास हम कर्मधारय को ले लेते हैं। कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय, ठीक है। तो इसमें परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी वो बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसका एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य इसका भी देखिए उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहां आप लिख दीजिए उत्तर पद प्रधान, ठीक है। इसका होता है एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध। ठीक है। तो ये चीजें देखिए ध्यान रखने वाली चीजें हैं। 4 चीजें आप ध्यान रखिए। उत्तर पद एक तो इसका प्रधान होता है, ठीक है। कर्मधारय का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। एक पद दूसरे पद की विशेषता इसी में बताता है। दोनों जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा तो दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी स्थापित हो जाएगा, ठीक है। या कहें हम एक पद उपमेय और दूसरा उपमान, इनका संबंध भी होता है। उपमेय मतलब जिससे तुलना की जाए। उपमेय यहाँ तुलना और तुलना करने का मतलब हो गया। उपमेय का मतलब हो गया जिसकी तुलना की जाए। उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो ये तो चलिए बाद की बात है, बाद में बताएंगे इसका विस्तार से, इस पर बाद में बताएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इनमें या तो अब जैसे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, विशेषण विशेष्य का संबंध किस समास में होता है? वो होता है कर्मधारय समास में, ठीक है। उपमेय उपमान का संबंध किस में होता है? कर्मधारय समास में, ठीक है। तो इस तरह से आ जाए। उत्तर पद प्रधान तो आपका कर्मधारय का है ही है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। यहां देखिए स्पष्ट, ठीक है। आत्मा की महानता बताई गई है। प्रधानता किसकी? आत्मा की ही है। दूसरा पद क्या है? महा प्लस आत्मा, अगर इसे अलग कर लें हम तो ये आपका आत्मा क्या हो गई? प्रधान हो गई। प्रधान मतलब उत्तर मतलब बाद वाला पद प्रधान हो गया। और महान, महान जो पद है वो आपका क्या निकल के आया है? विशेषण निकल के आया है, ठीक है। आत्मा की विशेषता किसने बताई है? महान शब्द ने। तो ये आपका विशेष्य हो गया, ये आपका विशेषण हो गया, ठीक है। तो इसमें विशेष विशेषण का संबंध स्थापित रहता है। अब देखिए घन श्याम, ठीक है। घन, घन का मतलब होता है बादल के समान श्याम। श्याम का मतलब यहाँ काले से है, काला, ठीक है। तो कहने का मतलब बादल के समान काला। अब यहां देखिए घन क्या हो गई इसकी? श्याम, श्याम मतलब काला, ठीक है। तो अब काला जो है वो किसके समान है? बादल के समान है, ठीक है।
किसी इंसान के बारे में कहा गया है, अगर वो काला है या कोई किसी वस्तु के विषय में कहा गया है, तो उसके बारे में अगर कहा गया है तो काली है किसके समान है? घन के समान। तो ये आपका क्या हो गया? उपमान। और ये क्या हो गया? उपमेय। ठीक है, तो यहां देखिए उपमेय उपमान का संबंध है। ये आपका देखिए विशेषण हो गया। ठीक है, महान विशेषण हो गया और इधर वाला हो गया विशेष्य। तो दोनों हमने आपको ये उदाहरण बताए हैं। एक में आपका विशेषण विशेष्य का संबंध है, एक में उपमेय और उपमान का संबंध है। ठीक है, घन के समान श्याम। ठीक, तो इसमें देखिए तुलना की जा रही है श्याम की, और किससे की जा रही है? घन यानी बादल से, तो बादल आपका उपमान हो जाएगा और श्याम आपका उपमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये दोनों के दोनों आपके स्पष्ट हो गए होंगे कि घन के समान श्याम, मतलब श्याम आपका उपमेय उपमान का संबंध है और इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। ठीक है, विशेषण विशेष्य का तो संबंध लगभग दोनों, ये दोनों उदाहरण हमने सिर्फ इसीलिए स्पष्ट किए ताकि आपको पता लग जाए विशेषण विशेष का संबंध कैसा होता है, घन और उपमेय और उपमान का संबंध कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अब कुछ उदाहरण जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महात्मा भी पूछा हुआ है। प्रधानमंत्री, देखिए कुछ लोग इसमें बता देते हैं बोले बहुब्री समास है, बहुब्री नहीं है, कन्फर्म है। आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर आंसर की में भी गलत है तब भी आप ऑब्जेक्शन इस पर कर सकते हैं। मंत्रियों में जो है प्रधान, में जो है प्रधान। ठीक है, यहाँ मंत्री की विशेषता बताई गई है कि जो प्रधान है। ठीक है, इसी तरह आपका मुख्यमंत्री भी हो जाएगा। अब जैसे ये है आपका परमानंद, परम है जो आनंद। ठीक है, तो यहाँ आनंद की विशेषता बताएगी वो परम है, तो यहाँ आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास। इसके अलावा आप देखिए नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, ऐसे श्वेत पत्र, श्वेत है यानी सफेद है जो पत्र। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के उदाहरण हैं। अब कुछ उदाहरण और हम आपको बताएंगे। ये अगर इसमें कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करते रहिए जिससे कि हमें पता लगे आपकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा। समझ में आ रहा तब भी कमेंट करिए, नहीं आ रहा तब भी समझ करिए। ठीक है, क्योंकि हमें आपका रिव्यू देते रहिए, अपना रिव्यू, जिससे कि हम अपने आप में कुछ और भी अगर लगता है हमें, आपको लगता है कि कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो आप कमेंट में बताइए, हम करेंगे। अब बात करते हैं हम कुछ कॉमन उदाहरणों की जो आपके बहुब्री के भी होते हैं और कर्मधारय के भी होते हैं। और वहां पे हमें क्या करना है, यही चीजें, यही ट्रिक होती है मेन, कि हमें पता है कि इसमें दोनों दोनों समास हो सकते हैं, लेकिन हम परीक्षा में क्या लगाएंगे और दोनों ऑप्शन में है तो। ठीक है, जैसे हमने एक बहुब्री में बताया था आपका पीताम्बर। ठीक है, उसमें हमने आपका विग्रह किया था पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, यहां हम पीला है जो वस्त्र इसका विग्रह करेंगे। वस्त्र है ना, पीत है जो अंबर। ठीक है, इसे हमने थोड़ा अर्थ सरल करके लिख दिया, वैसे इसका विग्रह होगा पीत है जो अंबर। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम, पीत है जो अंबर। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया, ऊपर पीला है जो वस्त्र। तो अब बात करते हैं पीतांबर, ये श्री कृष्ण की तरफ भी है और इसमें वस्त्र की विशेषता भी बताई गई कि पीला है। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि पीतांबर में कौन सा समास है और आपका ऑप्शन में कर्मधारय भी दे रखा हो और बहुब्रीहि भी दे रखा हो, तो आपको कौन सा लगाना है? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि दोनों ऑप्शन है। अगर एक इनमें से होगा, अगर कर्मधारय होगा तो हम कर्मधारय लगा देंगे, बहुब्री होगा तो सीधे सीधे बहुब्री लगा देंगे। लेकिन समस्या अगर दोनों है फिर हम कौन सा लगाएंगे? अगर दोनों है तो हम बहुब्री ही लगाएंगे बिना किसी संकोच के, क्योंकि यही फिर सही माना जाएगा, आंसर की में यही सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें कर्मधारय तो बन रहा है समास, हालांकि गलत नहीं है। पहली बात ऐसी सिचुएशंस कम आती है, लेकिन आ जाए तो आपको बहुब्री ही लगाना है।
क्योंकि ये दोनों पद मिलकर तीसरी की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसमें सीधे सीधे बहुब्री समास हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा श्वेतांबर, इसी तरह देखिए, एक है नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय है, लेकिन अगर नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ठीक है, यहाँ श्वेतांबर, श्वेत है जो वस्त्र या श्वेत है वस्त्र जिसके अर्थात, ठीक है सरस्वती जी, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉमन उदाहरण हैं जहां आपका लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, बहुब्री हो जाएगा, लेकिन लंबा उदर, उदर की विशेषता भी बताई गई है, तो यहाँ कर्मधारय भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे उदाहरण, कॉमन उदाहरण हैं जो दोनों में होते हैं, और इनमें से अगर कोई भी उदाहरण पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दोनों है, तो आप इनमें से बहुब्री लगाएंगे। हालांकि इसमें देखिए कर्मधारय भी और बहुब्री दोनों है, लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं तो इसके लिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के सीधे बहुब्री समास आप लगा के आएंगे, आपका 100% गारंटी है मेरी, आपका 100% सही क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, गारंटी है ये हमारी, आप परीक्षा में देख लेना, पिछले पेपर उठा के देख लेना, अगर ये सिचुएशन बनी है तो उसमें बहुब्री को ही सही माना है, या दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया दोनों को ही सही मान लिया, लेकिन अधिकतर उन्होंने बहुब्री को सही माना। कुछ कंपटीशन में ऐसा हुआ है कि उन्होंने ठीक है चलो ये भी सही ये भी सही, तो दोनों, जिनने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा दिया सही माना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा हर कंपटीशन में ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों को सही माना हो, इसलिए इस चीज पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कुछ उदाहरण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ वास्तव में इसमें दोनों हो सकते हैं, तो उसमें बहुब्री ही लगाना। ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन उदाहरण आपके द्विगु और बहुब्री के भी होंगे, वो आगे हम बताएंगे। चलिए, कर्मधारय समास आपका पूरा होता है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। अब चलिए बात करते हैं हम द्विगु समास की। द्विगु, हमने आपको प्रधानता के आधार पर जब समासों के वर्गीकरण किया था, तो उसमें हमने 3 समास आपके बताए थे जो उत्तर पद प्रधान होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। संस्कृत में तो ये द्विगु और कर्मधारय का विशेष अलग से कोई उसमें वो नहीं दिया है, इन्हें तत्पुरुष का भेद मानकर उसी में वर्गीकरण किया है। अर्थात वहां समास 4 प्रकार, वहां 5 प्रकार के हो जाते हैं, वहां एक केवल समास और जुड़ जाता है, केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्री समास और द्वंद्व समास। ठीक है, और तत्पुरुष के ही अंतर्गत आपके द्विगु और कर्मधारय को ले लिया गया है, लेकिन आप चूंकि बात हम हिंदी की कर रहे हैं तो इसीलिए इन तीनों का, ठीक है, उत्तर पद ही प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान इसका भी होगा। ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची होगा, बस इसकी 2 पहचान है, पहला पद इसका संख्यावाची होगा, और जब पहला पद संख्यावाची, अब इसमें देखिए उत्तर पद तो प्रधान है ही है, प्रधानता के आधार पर आपसे पूछा जा सकता है तो सीधे सीधे बता दो कि अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु इनमें आपका दूसरा पद प्रधान है, बहुब्री में तीसरा पद प्रधान है यानी अन्य पद प्रधान है, और द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान है। ठीक है, लेकिन अगर बात अब जैसे मान लिया पहचान की, तो कर्मधारय में आपकी विशेषता बताई गई है। ठीक है, अब यहां आपका देखिए क्या है, पूर्व पद संख्यावाची, ये इसकी मेन पहचान है, पूर्व पद संख्यावाची। जैसे हम यहां लिख दे रहे हैं त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। ठीक है, चौराहा इंपॉर्टेंट है, 4 राहों का समूह। ठीक है, हम पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे चौराहा हो गया, 4 पाई हो गया, 4 पाई 4 पायों का समूह। ठीक है, तिराहा 3 राहों का समूह, दोराहा 2 राहों का समूह। ठीक है, पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह। ठीक है, या 5 वटों का समूह, वट वृक्ष होता है, ठीक है, तो उसका समूह।
षटभुज, 6 भुजाओं का समूह, ठीक है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, ठीक है। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। दशानन, 10 आननों का समूह, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने आपको देखिए पूरा हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि तीन सब में यही लिखना है, 4 राहों का समूह जो है उसके उतना समूह लिख दीजिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें कोई इतनी बड़ी ऐसा नहीं कि हम पूरा लिखें, टाइम वेस्ट हो, ठीक है। आप अपने आप भी लिख सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इतना तो आप खैर ऐसा नहीं कि 6, 7, 8 के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं तो उसमें हम पूरा एक एक उनसे कहें ठीक है आप उतारो। आपके लिए केवल हिंट्स काफी होती है, कंपटीशन वाले बच्चे के लिए केवल हिंट काफी होती है। हमने आपको हिंट दे दी, आपकी समझ में आ गई, बस वही काफी है। इसीलिए हम परिभाषाएं नहीं लगा रहे हैं, केवल आपको पहचान बता रहे हैं। परिभाषा तो आप लिख ही लेंगे। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। इतना सारा लंबा लिखने की क्या जरूरत है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए इसका उत्तर पद प्रधान होगा और पहले पद में संख्या होगी। पूर्व पद संख्यावाची मतलब पहले पद में संख्या होगी, कोई भी संख्या हो, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपका, जैसे इसमें कॉमन उदाहरण देख लीजिए, कॉमन बाद में देखेंगे, पहले कुछ उदाहरण जो आपके अलग टाइप के हैं वो देख लीजिए। जैसे हमारा आ गया दशक, ठीक है। तो ये 10 वर्षों का समूह। इसी तरह आपका आ गया शतक, 100 संख्याओं का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इस तरह से संख्या के जितने भी समूह बनेंगे वो सारे के सारे आपके द्विगु समास में आ जाते हैं, ठीक है। अब चलिए ये तो हो गया, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन। जैसे आपका ये है दशानन, ठीक है। तो दशानन आपका रावण के लिए कहा जाता है। 10 आननों का, 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण, ठीक है। इसे त्रिनेत्र हमने लिखा था, त्रिनेत्र 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव, और 3 नेत्रों का समूह, इसी 10 आननों का समूह। तो इनमें दोनों ऐसा नहीं है कि आपको आप सीधे सीधे जब 10 आनन लिख ली आपने देख ली संख्या आ गई 10, ठीक है, सीधे सीधे द्विगु लगा दिया, नहीं। यहां भी वही नियम लागू करना है आपको। अगर द्विगु और बहुब्री दोनों ही हैं, अगर द्विगु और बहुब्री दोनों ही हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको बहुब्री ही लगाना है, द्विगु नहीं लगाना है, ठीक है। इनमें भी यही करना है। अगर दोनों पद मिलके किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप बहुब्री लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्विगु समास, समझ में आ ही गया होगा। इसका पहला पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद इसका प्रधान होता है। अब एक आखिरी समास आपका बचा है, उस पर भी देख लीजिए। अब आपका बचा है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व सब अपने शब्द जो है अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि जहां झगड़ा हो, द्वंद्व का मतलब झगड़ा, ठीक है। यानी दो ऐसे पद जो बराबर के हों, जो एक दूसरे से दबने लायक ना हो, ना तो पहला दूसरे को दबा पाए ना दूसरा पहले को दबा पाए, यानी दोनों ही पद क्या कैसे हैं, टक्कर के हैं, बराबर के हैं, तभी तो झगड़ा होता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास का मतलब हो गया दोनों टक्कर के, यानी इसमें उभय पद प्रधान होते हैं, प्रधान, ठीक है। ये पहली पहचान इसकी हो गई। उभय का मतलब दोनों, बता ही चुके हैं हम, ठीक है, यानी दोनों पद प्रधान, ठीक है। उसके बाद
दूसरी इसकी पहचान है विग्रह करने पर और आ जाएगा। और आता है, ठीक है, विग्रह करने पर और आता है, ठीक है। हालांकि जैसे एक चीज है कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा दोनों पदों के बीच में योजक लगा रहता है, ये वाला योजक चिन्ह जो होता है, ये योजक, ठीक है। लेकिन इस योजक को हम इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि बहुत सी कुछ उदाहरण ऐसे आ जाते हैं जहां पर योजक नहीं होता है लेकिन द्वंद्व हो जाता है, ठीक है। अब जब योजक नहीं होगा फिर भी द्वंद्व हो रहा है, फिर आप कहेंगे कि ये योजक, फिर आपने क्यों इसकी पहचान बताई अगर कहीं योजक ना हो। लेकिन वास्तव में अगर योजक लगा है कहीं भी, ठीक है, तो वो आपका द्वंद्व समास होता है। लेकिन कुछ हमने जैसे अव्ययी भाव के बताए थे, जैसे दिन दिन, रात रात, ठीक है, तो वहां भी योजक लगा होता है लेकिन वहां आपका नहीं होता। तो इससे इसीलिए इस पहचान को हम पूरा, क्योंकि ये पहचान विवादास्पद बन जाती है, इसलिए इस पहचान को हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जैसे यहां उदाहरण देखिए इसका, राम लक्ष्मण, ठीक है, राम इसका विग्रह करोगे और लक्ष्मण, ठीक है। इसी तरह राम कृष्ण, राम और कृष्ण, सीता गीता, सीता और गीता, जितने भी हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा, ठीक है। जरा जर, अब देखिए यहां योजक नहीं है, जर माने बुढ़ापा और अजर, ठीक है। जरा जर, जर और अजर, अजर माने बुढ़ापा जहां नहीं है, जवानी, ठीक है। ऐसे देखिए चराचर, चर माने चलने वाली और अचर माने ना चलने वाले, ठीक है। ये भी आपको कॉमन है, इसमें भी बहुब्री समास भी हो जाता है इसमें, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं चराचर, जगत संसार के लिए, ये आपका देखिए संसार के लिए आपका इशारा करता है। तीसरे पद चर और अचर दोनों मिलकर संसार के लिए, यानी जिसमें चर और अचर निवास करते हैं, अर्थात जगत या संसार, ठीक है, तो यहाँ पे बहुब्री हो जाता है। लेकिन अगर चराचर खाली है और चर और अचर हम करते हैं तो वही यहाँ भी आपको वही नियम फॉलो करना है कि अगर द्वंद्व और बहुब्री दोनों है तो बहुब्री लगाएंगे, केवल द्वंद्व है तो द्वंद्व लगा देंगे, केवल बहुब्री है तो बहुब्री लगा ही देंगे, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको देखिए रात दिन, रात और दिन, देखिए एक, अब एक चीज यहां समझ लीजिए, ठीक है। कुछ जैसे मान लिया दिन दिन आया था तो यहां अव्ययी भाव हो गया था, क्या हो गया था, अव्ययी भाव, ठीक है। इसी तरह का रात रात आएगा तो भी अव्ययी भाव हो जाएगा। कहने का तात्पर्य अगर कहीं पर द्वित्व होगा योजक के साथ, ठीक है, यानी द्वित्व का मतलब एक शब्द दो बार लगातार आ जाएगा तो वहां अव्ययी भाव हो जाता है। लेकिन अगर अलग अलग शब्द हैं और योजक है तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया क्लियर। रात दिन है, बहुत से ऊंचा नीचा तो आपका हो ही गया है, ठीक है। अब जितने भी विलोम शब्द हैं, ठीक है, जैसे यश अपयश, ठीक है, काला पीला, इस तरह से जितने भी आपके विलोम शब्द हैं वो सारे के सारे, अगर विलोम है यानी उल्टा है, दोनों एक दूसरे की टक्कर के होते हैं, तो वो सारे के सारे इसमें आपके द्वंद्व समास में उदाहरण में आ जाते हैं। तो द्वंद्व समास भी आपका हो गया। अब अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट करते रहिए और हमसे पूछते रहिए। बाकी समास का टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, और समास में अगर कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, आप कमेंट कर देना, हम आपको उस समस्या का समाधान अवश्य देंगे। चलिए आज के लिए साथियों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।